बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या इरशाद फरमाता है। तो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है? अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशंस सिमिलर। अब वो क्या कहता है कि एक बंदा है, उसने सब्जी का थैला हाथ में उठाया हुआ है और वो दोस्त से बातें कर रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन वो क्या लेता है कि पास में एक कार खड़ी है और उसका इंजन स्टार्ट है लेकिन कार मूव नहीं कर रही। कहता है वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सिचुएशन किस तरह से सिमिलर हैं। अब आपने गौर करना है कि वो जो बंदा सब्जी का थैला उठाए हुए दूसरे फ्रेंड से बातें कर रहा है, क्या वो बंदा मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है? जीरो है, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। इसी तरह कार पास में खड़ी हुई है, उसका इंजन स्टार्ट है लेकिन क्या कार मूव कर रही है? नहीं कर रही, यानी वो भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। तो इन दोनों केसेस में जो हमारे पास डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसका आंसर क्या देना है? इन बोथ केसेस वर्क डन इज जीरो। दोनों केसेस वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से सिमिलर हैं कि दोनों केसेस में वर्क जीरो है, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। अगर एफ डी कॉस थीटा होता है तो इसमें डी क्या है? क्योंकि दोनों कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे, लिहाजा डी जीरो है। और अगर डी जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और ये इसने हमसे पूछा हुआ था, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 किलोग्राम एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। एक मैस है 10 किलोग्राम का, उसको 10 मीटर की हाइट तक हमने लेके जाना है। बताएं हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा इन किलो जूल्स, यानी किलो जूल्स में हमने इसका आंसर लाना है। तो देखते हैं कि हमें डाटा कौन कौन सा दिया हुआ है। हमें दिया हुआ मैस है, मैस कितना है? जिस मैस को हमने 10 मीटर हाइट तक लेके जाना है वो है 10 किलोग्राम और हाइट कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है? वर्क डन इन किलो जूल्स। वर्क हमने फाइंड करना है लेकिन इन किलो जूल्स है, ठीक है। जूल्स में नहीं, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो हमने किलो जूल में इसको फाइंड करना है। तो वर्क का फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? W इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ डी। यहां पर हमने क्या लिया मैक्सिमम वर्क के लिए? F की जगह हम क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वेट की फोर्स है जो उस पर डाउनलोड लग रही है। तो क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस वजह से एक ही जगह हमने g लिखा। तो mg ये हमारे पास सही वेट की फोर्स का भी फार्मूला होता है। और d क्योंकि वो हाइट कवर कर रहा है तो इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे mgh। ओके हो गया। अब mgh है तो यहां पर W इज इक्वल टू M की जगह हम क्या पुट करेंगे? 10, G की जगह 9.8 और हाइट कितनी है? 10 है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? 9.8 तो 10 के 98 और इंटू 10 980 जूल। अब उसने कहा है कि वर्क किलो जूल में निकालना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 980 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो जूल्स में। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.980 किलो जूल, ठीक हो गया। तो ये वर्क की वैल्यू हमने क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। अब यानी इतना वर्क होगा उस पर जब हम किसी 10 किलोग्राम के मैस को 10 मीटर हाइट तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट है अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल। एक फोर्स है जो डिस्टेंस L तक हमें एक फोर्स है जो डिस्टेंस L तक हम लगाते हैं। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F। फिर जो है वो फोर्स 3F तक इंक्रीज हो जाती है एंड देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L। तो मजीद 2L डिस्टेंस तक ये 3F फोर्स लगती है। ड्रा द वर्क डायग्राम टू स्केल। मतलब वर्क डायग्राम हमने क्या करनी है? इसमें ड्रॉ करनी है। तो देखिए इसमें आपने क्या करना है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान। फोर्स और डिस्टेंस को यहाँ पे हमने L से शो किया हुआ है। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान आपने क्या करना है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें डिस्टेंस को x एक्सिस पे और फोर्स को y एक्सिस पे लेना है। कुछ ना उसके बाद स्केलिंग इसमें कर लेनी है, यहाँ तक 1F 2F 3F अप टू सो ऑन।
और यहाँ तक 1L 2L 3L डिस्टेंस या जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अप टू सो ऑन, तो इस तरह स्केलिंग हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बॉडी है, उस पर 1F फोर्स लगती है और वो 1L डिस्टेंस कवर करती है। तो आपने यहां से 1F ढूंढना है, ये 1F है, इसको बिल्कुल सीधा ले जाए, और ये 1L है, यहां पे एक डॉट लगा दें, ये 1L ये 1F, तो इसको मिला दें, ये और ये हमारे पास वो है कि 1F फोर्स लगी और 1L उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फोर्स 3F तक फिर इंक्रीज हो गई, फोर्स 3F तक इंक्रीज होगी। तो यहां पर ढूंढना 3F क्या है, 1F 2F 3F, तो यहां से इस ग्राफ को ऊपर ले जाएं 3F तक, तो ये चला गया 3F तक। अब कहता है कि जब 3F फोर्स लगी तो उसने फर्दर 2L डिस्टेंस कवर किया। अब यहां पर कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 2L टोटल डिस्टेंस समझ लेते हैं, नहीं, उसे कहे 1L तो वो पहले ही कवर कर चुकी थी भाई, 3F लगाने से फर्दर 2L मतलब और मजीद 2L उसने डिस्टेंस कवर किया, तो 1 और 2, फिर इसने यहां 3L पर पहुंच गई, क्योंकि 1L तो पहले ही था, फर्दर 2L डिस्टेंस कवर किया तो 3L पर पहुंच गई। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर कहीं पर आएगा, तो कुछ ये और ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, वर्क डायग्राम हमारे पास बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, यानी इतना। अब हमारे पास वर्क मतलब क्या, क्योंकि फोर्स लग रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क हो रहा है। अब देखें ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये हमें क्या देगा, वर्क देगा, और यही वर्क हमने फाइंड करना है। एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे एक ये है, एक ये है, ये एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसका वर्क निकालेंगे, ठीक है, सॉरी इसका एरिया निकालेंगे, तो वो वर्क वही वर्क होगा। फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल आएगा। आप किस तरह से वो चीज देखते हैं, आपने लिखना है W इज इक्वल टू, पहले इसका निकालते हैं, 1F को 1L से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लिखेंगे F इंटू L, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ यही तो एरिया होता है, और ये एरिया हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है, क्योंकि F इंटू D वो भी तो वर्क होता है, फोर्स लगे डिस्टेंस कवर हो वो भी तो वर्क होता है। तो इस तरह F इंटू L ये एरिया है, ठीक है, और एरिया अंडर द ग्राफ यही हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। लेकिन एक ये भी तो एरिया है, दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस, और इसमें लेंथ कितनी है, 3F, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2L, ये 3F और ये 2L, तो ये हमें देगा टोटल वर्क, ठीक है, 1F इंटू 1L और 3F इंटू 2L, 3F इंटू 2L, तो ये हमारे पास एक इसका एरिया एक इसका एरिया, दोनों को हम प्लस करेंगे तो वही हमारे पास टोटल वर्क होगा, और यही हमने फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू FL प्लस 3 2 6FL, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वर्क, 7FL, और ये ही हमने फाइंड करना था। ओके हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर और व्हेन 50 kg crate is pushed through 2 मीटर across the floor with a force of 50 न्यूटन। कहता है किस केस में वर्क ज्यादा होगा। पहला केस उसने क्या दिया हुआ है, केस 1 यहां पर कर लें। केस 1 में एक 50 किलोग्राम का बैग है और उसको हमने 50 सेंटीमीटर तक लिफ्ट करना है, 50 सेंटीमीटर तक उठाना है। एक तो ये वर्क हो गया। दूसरे में उसने कहा है कि 50 किलोग्राम की क्रेट है, ठीक है, क्रेट टाइप एक क्रेट है और एक स्लेट टाइप एक क्रेट है और उसको 2 मीटर डिस्टेंस तक ऐसे आगे उसको मूव कराना है फर्श के ऊपर, तो एक वो वर्क वो हो जाएगा। तो कहता है दोनों वर्क में से हमें, दोनों केसेस में से किस में हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, उस बैग को ऊपर उठाने में या इस क्रेट को आगे लेके जाने में, दोनों में से वर्क किस में ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं किस में ज्यादा होगा। पहले हम निकालते हैं वर्क उस बैग का, ठीक है, उस बैग को लेके जाने में जितना होगा। बैग का मैस कितना है जी, बैग का मैस है 50 kg, m इज इक्वल टू 50 kg, और कितनी हाइट पर हमने उसको लेकर जाना है, कितना उसको लिफ्ट करना है, वो है हमारे पास
50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और जाहिर है सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट पहले करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 करके। तो जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, और बस इतना ही। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने क्या फाइंड करना है? वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का वही फार्मूला W इज इक्वल टू mgh, और m कितना है? 50, g कितना है? 9.8, h कितना है? 0.5। 50 इंटू 9.8 इंटू 0.5 हो गया। ठीक है, mgh। तो इसका वर्क का जो हमारे पास आंसर निकलता है वो कहता है कि 245 जॉल तकरीबन इसका आंसर निकलेगा, यानी कि 245 जॉल वर्क होगा एक 50 kg के बैग को 0.5 मीटर तक लिफ्ट करने में। ओके हो गया। तो एक वर्क, तो केस 1 का हमारे पास ये निकल आया। तो सेकंड क्या है? क्रेट। अब एक क्रेट है, उसको हमने 2 मीटर डिस्टेंस तक आगे मूव कराना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रेट है, ठीक है, और उसको 2 मीटर डिस्टेंस तक उन्होंने मूव कराया। और इसका मैस कितना है जी? इसका भी मैस है 50 kg। मैस इसका भी कितना है? 50 kg। तो यहां पर लिखें मैस आ गया 50 kg, डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर, और फोर्स कितनी लगानी पड़ी? फोर्स हमें लगानी पड़ी है इसमें 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो कितना वर्क हमें करना पड़ा? कितना वर्क करना पड़ा? तो देखिए वर्क का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डी। सही है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा क्योंकि फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, डिस्टेंस भी इधर ही कवर हो रहा है, तो cos 0 1 होता है, लिहाजा W इज इक्वल टू एफ टी फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम mgs नहीं लगा रहे क्योंकि हम उसको हाइट पर थोड़ी लेके जा रहे हैं, तो एफ डी वाला फार्मूला लगाएंगे। f का क्या है? 50, और d कितना है? 2। तो ये हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा? 100 जूल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए दोनों केसेस में किसमें वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है? इसमें वर्क ज्यादा होगा या इसमें वर्क ज्यादा होगा? हम कहेंगे केस 1 में वर्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू केस 2। ठीक है, केस 1 में ज्यादा वर्क होगा, केस 2 में कम वर्क होगा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जूल है। इसका क्या मतलब है? देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, इसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसके पास जो अब एनर्जी है वो 1 जूल है। कहता है इसका क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट अब 1 जूल तक वर्क कर सकता है। मैं इसको छोड़ूंगा तो बिल्कुल नीचे आएगा, यानी कि हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के पास अगर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है कि ये 1 जूल तक वर्क कर सकता है। ठीक है, इसका जस्ट ये मतलब है कि वी नो दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। सो एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस दैट द बॉडी हैज कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। ठीक है, बॉडी के पास कैपेसिटी है, इसका मतलब है 1 जूल वर्क करने की, इसका यही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। A ball of mass m is held at a height of h1 above a table. The table top is at height h2 above the floor. One student says that the ball has potential energy mgh, but another says that it is mg into h1 plus h2. Who is correct? कहता है कि एक बॉल है, पहले केस को समझते हैं फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बॉल है और वो टेबल के टॉप से h1 हाइट पे है। ये टेबल है, ये ग्रीन कलर का मैंने क्या बनाया है? टेबल बनाया है। और ये रेड कलर की एक बॉल है जिसका मैस m है, और वो टेबल के टॉप से h1 हाइट पे है। ओके हो गया। और टेबल के टॉप की जो हाइट है, मतलब जो टेबल का टॉप है उसकी जो हाइट है फ्लोर से, ये कोई ग्राउंड है, ये कोई फ्लोर है, ये वाला जिसके ऊपर टेबल पड़ा हुआ है, इससे लेकर टेबल के टॉप तक की जो हाइट है ना वो h2 है। ग्राउंड से टेबल के टॉप की हाइट h2, और टेबल के टॉप से मैस बॉल की जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है? h1 है। अब पूछा उसने क्या है
कहता है कि एक स्टूडेंट है वो कहता है कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh1, और एक और स्टूडेंट है वो कहता है नहीं भाई, बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh1 प्लस h2। तो कहता है इन दोनों में से कौन करेक्ट है? एक कहता है कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, दूसरा कहता है कि बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है। दोनों में से कौन करेक्ट है? तो आप सबसे पहले लिखेंगे बोथ ऑफ देम करेक्ट। इसका एक नंबर होगा। इसका कितना नंबर होगा? एक नंबर। बाकी इस एक्सप्लेनेशन का एक नंबर मजीद होता है। तो आप लिखेंगे बोथ ऑफ देम करेक्ट, दोनों ठीक हैं। अब दोनों किस तरह से ठीक है? याद रखिए, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं ना, तो किसी रेफरेंस पॉइंट की मदद से करते हैं। रेफरेंस पॉइंट की मदद से करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां से हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब जिस जगह से हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इसकी इतनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट है। इसके लिए ना एक छोटी सी हम एग्जांपल यहां पर देते हैं। अगर मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है, यहां पर उसकी एग्जांपल, रेफरेंस पॉइंट समझ का आसान तरीका, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मैंने ये एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास ये एक ग्राउंड है और यहां पर क्या है? एक बंदा खड़ा हुआ है, आसान से एग्जांपल, और ये ग्राउंड के नीचे ये क्या है? हमारे पास ये कुआं है। मतलब मैं ये इस फर्श पे खड़ा हूं और मेरे साथ ये क्या है? गहरा सा कुआं है, ठीक है, और एक बंदा जो है वो कुएं के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बॉल जो है ना वो इस सरफेस पे पड़ी है, ये कुआं है, ये जमीन है, और जमीन के अंदर ये कुआं है। यहां पर हमारे पास एक बॉल पड़ी हुई है। रेफरेंस पॉइंट समझने का आसान तरीका, ठीक है। अब इस बंदे के लिहाज से ये बॉल जमीन पे है, यानी इसकी हाइट 0 है, तो इसके लिए ये कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, और h 0 हो गया, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये बंदा है एक कुएं में खड़ा हुआ, ये बंदा है एक कुएं में खड़ा हुआ। अब देखें, गौर से सुने कि इस बंदे ने जो रेफरेंस पॉइंट लिया था ना, वो ये हमारे पास ग्राउंड को लिया था। ये जिस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, जिस पे खड़ा हुआ है, उसको रेफरेंस पॉइंट लिया था, उसके रिस्पेक्ट से ये बॉल को देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट से हाइट 0, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ये बंदा है, इसने जो कुएं की तह है ना, ये जहां पर ये खड़ा हुआ है, इसको इसने लिया है रेफरेंस पॉइंट। कि कहता है नहीं भाई, मैं तो इधर से ऑब्जर्व करूंगा, तू ऊपर से करता तो बेशक कर, मैं तो इधर से ऑब्जर्व करूंगा। इसने ये इसका रेफरेंस पॉइंट लिया है। अब इसके हिसाब से बॉल की हाइट कितनी है? h, तो इसके हिसाब से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? mgh। यानी अब गौर से देखें, इसके हिसाब से इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी 0, इसके हिसाब से इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब एक के हिसाब से 0 आ रही है, एक के हिसाब से mgh आ रही है। फर्क रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये यहां से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है जहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है। ये कुएं की तह से ऑब्जर्व कर रहा है, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है जहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी mgh है और इसके लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो डिपेंड करता है कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहां पर देखें तो देखिए, एक स्टूडेंट है कि ये जो टॉप है ना इसको रेफरेंस पॉइंट मानकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहा है इस बॉल की। उसके हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? mgh1 आ रही है। इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी mgh1 आ रही है। तो पहले स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल टेबल के टॉप को क्या लिया है? रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो उसके हिसाब से mgh1 आ रही है। हम कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल तो ठीक कह रहा है, वाकई इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है। अब दूसरा स्टूडेंट यहां से इसको मेजर कर रहा है। मतलब उसने ये जो फ्लोर है जिसके ऊपर टेबल पड़ा हुआ है उसको रेफरेंस पॉइंट लिया है। अब इसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट कितनी थी? h2, और उसके ऊपर हाइट कितनी है? h1। तो फ्लोर से लेकर इस बॉल की हाइट कितनी होगी? h1 प्लस h2। फ्लोर से लेकर इस बॉल की हाइट कितनी होगी? h1 प्लस h2। अब ये जब मेजर करेगा ना फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट मान के, मतलब यहां से जब ये मेजर करेगा तो ये मेजर करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू h1 प्लस h2। तो अब दोनों में से कौन ठीक है? भाई दोनों ठीक है। इसने फ्लोर का टॉप रेफरेंस पॉइंट लिया, इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 आई जो इसने बॉल के लिए। इसने टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट लिया, और ये जो नीचे था इसने फ्लोर को रेफरेंस पॉइंट लिया, इसके हिसाब से आई mgh1 प्लस h2।
क्योंकि ये इसने पूरी हाइट कंसीडर की। तो इस हिसाब से दोनों करेक्ट है, डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने अपने लिहाज से ये दोनों ठीक है। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, अभी हमने देखा ज़ाहिर किसी रेफरेंस पॉइंट से हम मेजर करते हैं। Therefore we can say that first student has measured potential energy with respect to tabletop, that is MgH1 उसने इसकी मेजर की, while the second student has measured potential energy with respect to floor, तो उसके हिसाब से कितनी है mg into h1 plus h2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप सो कि आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो रेफरेंस पॉइंट के कॉन्सेप्ट है ये बड़े मजे के कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।